स्टूडेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मखसूस टॉपिक है। इतना फ्रिक्वेंट आता नहीं है, मगर 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स एमसीक्यूज में बन सकता है। आपके पास क्या इस टॉपिक का वैसे इसका नाम क्या है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन को जब आप आगे फर्दर स्टडी करोगे तो उसमें एक आईएस होता है जिसको हम कैपिटल में लिखते हैं IS2। IS2 स्टैंड फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो एक प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, जो एक पॉलिसीज बनी हुई हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है ना, कि उसमें कितने मेथड्स हैं आपके पास, स्ट्रेट लाइन, आरबीएम एंड रिवैल्यूएशन। तो अगर आप उसमें एक मेथड फॉलो कर लिया है तो आप उसको उसी मेथड से जाओगे। इसी तरीके से इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर भी आपके पास 3 मेथड्स होते थे, फीफो, लीफो और एफको। बट लीफो जो है दुनिया से ऑब्सोलीट हो चुका है, इतना यूज नहीं होता फ्रिक्वेंटली। फीफो और एफको यूज होता है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इस टॉपिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या क्या बेसिक एमसीक्यूज आ जाएगा, और वो एमसीक्यू और थियोरेटिकल पार्ट में उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज आ जाएंगे आपके पास। डिसएडवांटेज आ जाएंगे यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल, रिमेंबर स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। यानी जो आपका स्टॉक है वो लोअर ऑफ कॉस्ट पे या एनआरवी पे होगा। स्टॉक मतलब किसी का वेजिटेबल्स का बिजनेस है, किसी का कन्फेक्शनरी का बिजनेस है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, किसी का टायर्स का बिजनेस है, किसी का स्पाइस का बिजनेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उनके लिए जो उनका माल पड़ा हुआ है, जो उनके लिए उनके गुड्स पड़े हुए हैं, वो उनकी इन्वेंट्री है। आप अपने इर्द गिर्द के यानी अपनी फैमिली के अंदर थोड़ा सा जाकर देख लो। आपके बाबा का बिजनेस, आपके खाला मामू का बिजनेस, वो भी कोई ना कोई बिजनेस कर रहे होंगे। अब वो बिजनेस जो कर रहे होंगे उनके पास जो इन्वेंट्री पड़ी होगी, जैसे शोरूम वाले हैं, शोरूम के वालों के पास गाड़ियां हैं, उनकी इन्वेंट्री है। फ्रूट्स वालों के पास जो उनके फ्रूट्स हैं वो उनकी इन्वेंट्री है। शूज वालों के पास जो उनकी इन्वेंट्री है वो उनकी उनके शूज उनकी इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री का मकसद क्या हो गया? टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टू क्या कहते हैं, टू अर्न अ प्रॉफिट। यानी आप क्या करते हो, अपना गुड्स बाय करोगे, खरीदोगे, बेचोगे और उससे प्रॉफिट्स कमाओगे, यही है ना। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बात करता हूँ, दिस इज बेसिकली द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक आफ्टर डिटेक्टिंग एनी रिपेयर कॉस्ट। उन्होंने क्या बोला कि जो स्टॉक, एक तो होता है स्टॉक होता है जो हमने इनवॉइस प्राइस पे खरीदा होता है, जिसको हम अब कॉस्ट कहते हैं। और दूसरा एनआरवी का मतलब क्या है? दिस इज बेसिकली द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक आफ्टर डिटेक्टिंग एनी रिपेयर कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, हुजैफा का मोबाइल या अनस का मोबाइल टूट जाता है, टूटने के बाद उस मोबाइल को जितना रिपेयर करने के बाद, यानी जो उस मोबाइल पे जितनी रिपेयर कॉस्ट लग रही है या XYZ दूसरी अदर कॉस्ट लग रही है, उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू बच जाए वो आपकी क्या कहलाती है? एनआरवी कहलाती है, जिसकी डेफिनेशन साइट पे है, वो मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर इसके बाद अगर आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करते हो तो यस, दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने ये बात कही थी कि इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। इन्वेंट्री को आप ज्यादा यानी सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सर रीजन क्या है सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करने का? अगर आपका माल पड़ा है आपके वेयर हाउस में, आपकी गोडाउन के अंदर, अगर आप उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहे हो, जो अभी तक सेल भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप उसको ज्यादा करके रिकॉर्ड कर रहे हो। इसका मतलब अगर वो इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हो गई, वो इन्वेंट्री फ्लड से खराब हो गई या डैमेज हो गई, तो इसका मतलब आपने अपने उसको सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड किया हुआ था, जिससे आप अपने प्रॉफिट्स को ओवर स्टेट कर बैठे थे। तो जाहिर सी बात उसका प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं निकलेगा। फिर उन्होंने बोला है यहाँ पर एक एग्जांपल सेट हुई हुई है। एग्जांपल, इफ अ पीस ऑफ स्टॉक $40 is damaged, now it can be sold for 48, बट ओनली इफ 10 ऑफ रिपेयर इज अंडरटेकन। यानी एक स्टॉक था जो ₹40 का डैमेज हो चुका था, मगर वो 48 रुपए का 48 का बिक सकता है अगर मैं उसको ₹10 का क्या कर लूं, खर्चा कर लूं। दिस मीन्स, तो मेरे इसका मतलब क्या होगा? जो एनआरवी ऑफ स्टॉक होगा वो कितना होगा? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा स्टॉक की जो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, ₹40 थी। अगर मैं उस पर खर्चा कर लेता हूँ ₹10 का, तो इसका मतलब वो कितने का बिक जाएगा? 48 का। तो इसका मतलब अगर मैं 48 में से 10 माइनस कर देता हूँ तो उसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 38। एनआरवी कितनी हो गई? 38। तो कॉस्ट कितनी है आपकी? 40, और एनआरवी कितनी है? 38। तो इसका मतलब इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है
आप उसको क्या कर लोगे, कंसिडरेशन में ले लोगे। 40 इज योर कॉस्ट एंड 38 इज योर एनआरवी। तो इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों में से स्मॉलेस्ट क्या हो गई, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, अगर आप देखते हो, सिंस एनआरवी इज 38 इज लोअर देन कॉस्ट, वी शुड वैल्यू इट एज 38। हम इसको किस पे वैल्यू कर लेंगे, 38 पे वैल्यू कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है इट्स लेट्स से द एनआरवी वाज 41। अगर आपके पास यहाँ पर देख लें कॉस्ट कितनी है 40 और एनआरवी कितनी है 41, तो इसका मतलब फिर आप इसको किस पे रिकॉर्ड कर लेंगे, आप इसको किस पे लोअर लोअर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अब यहाँ लोअर वैल्यू कौन सी है, कॉस्ट मौजूद है। तो देन द स्टॉक वुड हैव बीन वैल्यूड एट $40। इज इट ओके, डन। किसी बच्चे का कोई सवाल, जो बच्चे ऑनलाइन में बैठे हुए, जो बच्चे फिजिकल में बैठे हुए, किसी का भी कोई सवाल, एना, हानिया, जारा और फिजिकल में जितने बच्चे बैठे हुए, क्लियर? जी बेटा, एक्सपेंस निकल किया जाते हैं वो उसमें से हम एनआरबी में से माइनस कर देंगे और कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो रिपेयर कॉस्ट है। अगर वो नहीं बिका तो मेरे एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जैसे लेट्स से जैसे अभी किसी अनस का मोबाइल था आईफोन, आईफोन में इश्यू आया, उसने पैनल रिपेयर करवाया तो बिकेगा। अब पैनल रिपेयर डेथ हालत में होगा तो जाहिर सी बात है वो तो नहीं बिकेगा। उस पर रिपेयर कॉस्ट जितनी भी लगी है कॉस्ट में से वो माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो आपकी एनआरवी होगी। फिर आप कंपेयर करेंगे कि कॉस्ट ज्यादा है या एनआरवी ज्यादा है, दोनों में से जो स्मॉल होगी आप उस इन्वेंट्री को उस पर रिकॉर्ड कर देंगे। ओ लेवल्स में बस यहीं तक है, क्लियर? अच्छा सर, जब आप पढ़ ही रहे हो थोड़ा सा आपका, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अगर आप देखते हो एनआरवी, the price at which an asset can be sold less a reasonable estimate of the cost associated that sale or disposal। यानी क्या कहा, the price at which an asset can be sold less a reasonable estimated cost। भाई ऐसी बात है तब बिकेगा जब आप उस पर खर्चा करोगे। ये एप्पल पेंसिल थी, एप्पल पेंसिल की टिप का स्प्रिंग गिर गया था, तो ये एप्पल पेंसिल कोई नहीं खरीदता, सिर्फ इसकी टिप 5,000 रुपए की है, सिर्फ ये टिप, इतनी सी टिप 5,000 रुपए की है। तो मेरे लिए तो वो एप्पल पेंसिल वेस्ट थी ना, मैं क्या करता, मुझे टिप लेनी पड़ती या एप्पल पेंसिल लेनी पड़ती। बात समझ रहे? फिर इसके बाद मेरे बच्चे यहाँ पर आप यूज कर सकते हो क्या, अच्छा जब आप ए लेवल्स में जाओगे इंशाल्लाह, जब आप इसकी पूरा प्रॉपर टॉपिक पढ़ोगे तो इसमें दो अप्रोचेस होती है। कौन सी अप्रोच होती है, एक पीरियोडिक अप्रोच होती है, एक परपेचुअल अप्रोच होती है। बट अभी ओ लेवल्स के केस में बताना जरूरी नहीं है, बट मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूँ, अगर इन केस कोई एमसीक्यूज बन जाए तो आपको पता हो। तीन तरह के मेथड्स होते हैं, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो का मतलब क्या हो गया आपके पास, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दिस इज कॉल्ड फीफो। एफको का मतलब क्या हो गया, वेटेड एवरेज। एंड द लास्ट वन इज लीफो, जो अब दुनिया फॉलो नहीं करती। आपने वॉलमार्ट का नाम सुना है, आपने केयरफॉर का नाम सुना है, पूरी दुनिया में जो सुपरमार्केट का कॉन्सेप्ट लाने वाले ही वॉलमार्ट थे। वॉलमार्ट से ही सारे सुपरमार्केट चेन सुपरमार्केट खुली थी। तो एक एक प्लेटफॉर्म पे आपने क्या किया, वॉलमार्ट। सर इसका, इस टॉपिक का सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में समझने का, आप कोई भी सुपरमार्केट उठा लो, वहां आपके पास हर तरह की इन्वेंट्री मौजूद होती है। यहाँ तो पाकिस्तान के अंदर, ओए इन्वेंट्री खत्म हो गई है, यहाँ सर्फ एक्सेल लगा, ओए यहाँ पर ये लगा, ओ ये चाप चीख के बुलाते, इस तरह आवाज देके लगाते, इम्तियाज चले जाओ, नाहिद चले जाओ, स्टाफ खड़े होते हैं। और खड़े होने के बाद आप पूछते हो कि भाई ये माल नहीं है, वहां तो इन्वेंट्री, यानी इन्वेंट्री जस्ट इन टाइम मेथड लगा हुआ होता है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, जहाँ इन्वेंट्री खत्म होती है ऑटोमेटिकली रिफिल हो जाती है, बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं। भाई देखो ना, इतना बड़ा सुपरमार्केट चला रहे हो तो आपको पीछे बैक एंड पे पता तो होना चाहिए, लेबर ही आपकी फारिग है या मजदूरी आपके फारिग है, आपको प्रॉपर बता ही नहीं रहे। चीनी के पीछे दो कार्टन पड़े हुए, वो बोल रहे हैं माल खत्म हो चुका है। जब खत्म हो गया, खत्म हो गया, आप देख ही नहीं रहे हो, कंप्यूटर में रिकॉर्ड मौजूद होगा तो आप देख रहे होगे ना। जितने आप ब्रांडेड स्टोर्स पे चले जाओ, तो आपने स्लाइड्स लेनी है, कोई कोई दूसरे क्लोथ्स लेने, आप उसको बोलोगे यार ये देखें, वो सबसे पहले आपको बोलेंगे बाजी यार सर रुक जाए, मैं सिस्टम में चेक कर लूँ। वो अपनी सिस्टम में डालेंगे, मॉडल नंबर डालेंगे या कॉन्फ़िगरेशन डालेंगे, पता लग जाएगा कि ये मॉडल पड़ा है या नहीं पड़ा आपके पास। बात समझ रहे हो? फिर आप पूछोगे यार आप पता करो ना, आपकी कोई नियरेस्ट आउटलेट में ये पड़ा है नहीं है, पूरे पूरे पाकिस्तान के अंदर। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मुझे नाइकी का रनिंग शूज चाहिए था डेली डेली रनिंग के लिए। मैं फोरम के पास नाइकी का बहुत बड़ा आउटलेट है, मैं वहां चला गया। मैंने उनसे पूछा कि विन फ्लो का नाम है उस शूज का, मैंने कहा यार ये मुझे चाहिए।
बच गए बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है। बाकी तुम दोनों जिस तेरा दिन है आज बेटा। आपके पास तो आपने, मैंने इनको कहा यार आप चेक करें ना, मुझे अर्जेंट है, आप प्लीज मंगवा दें, मुझे कलर भी पसंद आता है। तो उसने बोला यार सर, मैंने कहा आप कराची, विद इन कराची देख लो। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा आप कोई और सिटी देख लो। तो उसने बोला हैदराबाद में पड़ा हुआ है। मैंने कहा आप मंगवा सकते हो तो मंगवा दो। मेरा जानने वाला था, दोस्त था, अंडरस्टैंडिंग थी, उसने मुझे मंगवा के दे दिया इन्वेंट्री। आप या एक और छोटी सी बात कर लो, आप फॉर एग्जांपल आप एडिडास अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप नाइकी अफोर्ड नहीं कर सकते, अंडर आर्मर अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे उसका एक ट्राउजर या रनिंग शॉर्ट्स 8,000 10,000 रुपए का है। मैंने कहा यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं गया, नॉर्मल यूज ट्राउजर्स आते हैं जो यूएस के यूज हुए हुए होते हैं, जो वन टाइम पहने हुए होते हैं, यहाँ के जो सेल हो रहे होते हैं, तो आपको वो 2000 में 3000 में मिल जाएंगे, जिसको आप अपने वर्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट उस पे कहते हो। तो जाहिर सी बात उसके प्राइस कम हो गए ना, आप टैग करोगे, ओरिजिनल टैग होगा, सब कुछ होगा, मगर अगेन इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। एनआरवी का तरीका बता दिया कि क्या होती है। अब आपके पास दो अप्रोचेस होती है। व्हाट इज मीन बाय फीफो? मेथड 3 फीफो अगर बात करते हैं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले माल आया है उसको पहले जो उसी रेट के हिसाब से निकाल बेच दो, फिर इसके बाद जो दूसरा आएगा उसको बेचो, इधर सो ऑन चलता जाएगा। एंड वेटेड एवरेज का मतलब क्या हो गया, जो तो पुराना माल, पुराने यूनिट्स पड़े थे और जो नए यूनिट्स आए उन दोनों को प्लस कर लो, तो टोटल यूनिट्स आ गए। पुराने यूनिट की जो प्राइस पड़ी थी और नई यूनिट की प्राइस पड़ी थी, उनको प्लस कर लो, टोटल कॉस्ट आ गई। जब टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे टोटल यूनिट से, तो आपके पास एवरेज प्राइस आ जाएगी। तो इसका मतलब ये सारी चीजें आपके पास नहीं है। इन अनफॉर्चुनेटली अगर पेपर में आ जाती हैं या एमसीक्यूज में टेस्ट हो जाता है, वैसे तो चांसेस नहीं है, अगर हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए। सर इसके जो क्वेश्चंस हैं पेपर में किस तरह आते हैं, किस तरीके से होते हैं, थोड़ा सा आप गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं? भाई इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं 6 मार्क्स मैक्सिमम 8 मार्क्स, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। और एमसीक्यूज में जो होंगे वो किस तरीके से होंगे, 1 या 2 मार्क्स में वो टेस्ट कर सकता है। सर इसका वेटेज पहले तो ये जब से IGCSE का कोर्स आया, जब ये दोनों कोर्स मर्ज हो गए 7707 और 0452, तब ये क्वेश्चन आना शुरू हो गया। अगर वो हो सकता है कहीं बैड डेप के साथ आ जाए, कहीं के मैन्युफैक्चरिंग के साथ आ जाए, मगर अगर आया तो फ्री के नंबर्स देके जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास इसके एडवांटेजेस हैं, वो चाहो तो सिर्फ एक जस्ट गो थ्रू कर लेना आपके पास, मगर फीफो लीफो एफ को आपको बताने का है नहीं, मगर उन्होंने कहा है कि अगर आ जाते हैं तो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इसका एक आपके पास मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन आपके पास होगा, मैं पहले उसको सॉल्व करवाता हूँ, फिर हम ये मेरे पास आपके पास देख लो, आपके पास एक दो क्वेश्चंस मेरे पास दिए हुए हैं, जस्ट IGC के क्वेश्चंस हैं। Milinko sells 3 different types of mirrors and provided the following information about his inventory at 31st October 2012। मिरर टाइप दिया हुआ है, यूनिट इन स्टॉक्स दिए हुए हैं, कॉस्ट पर यूनिट दिए हुए हैं और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है। सही है। 3 मिरर्स की क्वांटिटी है आपके पास, 3 मिरर्स हैं, कौन कौन सी हो गया, एक का नाम आप क्या बोल रहे हो, फुल लेंथ मिरर, फुल लेंथ मिरर हो गया। एक आपके पास क्या हो गया, वॉल मिरर हो गया। एक आपके पास क्या हो गया, टेबल मिरर हो गया। आपके पास अगर देखा जाए स्टॉक में कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं, 15 यूनिट्स इसके पड़े हुए हैं, 50 यूनिट्स आपके इसके पड़े हुए हैं और 36 यूनिट्स आपके इसके पड़े हुए हैं। अब इधर आ जाएं, दो कंडीशन है, एक कॉस्ट है और एक एनआरवी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इधर कॉस्ट कितनी दी हुई है आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल फुल लेंथ मिरर की कॉस्ट 55 है और सेलिंग प्राइस कितनी है, तो जाहिर सी बात है अगर आप उसके अगेंस्ट जाओगे तो आप प्रूडेंस के अगेंस्ट चले जाओगे। तो इसका मतलब आप पहले वाले फुल लेंथ को किस पे ट्रीट करोगे, कॉस्ट पे, क्योंकि वो स्मॉल है। वॉल मिरर पे चले जाओ तो अगेन आपके पास किस पे ट्रीट कर रहे हो, कॉस्ट पे ट्रीट कर रहे हो, स्मॉल है। टेबल मिरर पे देख लो, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में से कौन सी स्मॉल है, सेलिंग प्राइस है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 55, मल्टीप्लाई बाय 15, मल्टीप्लाई बाय 20। एक बच्चा आंसर इसको निकाल के दिखा सकता है कि क्या हो सकता है, वैल्यू ऑफ, जी भाई पहले का 825 है, पहले का 825 हो गया। इसका मतलब ये एक फुल लेंथ मिरर की टोटल प्राइस कितनी हो गई, दूसरे का 750 हो गया और तीसरे का 720। इन सबको टोटल कर लो, कितना हो गया, 7 और 7 14, 1470, 1470 में 1485, 1400 और 800 कितना हो गया, 2295।
तो इसका मतलब जो मेरा माल पड़ा हुआ है वो कितना पड़ा हुआ है 31 अक्टूबर तक 2012 में ये पड़ा है 2295। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस चेक हो सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई डाउट, कोई मसला, तो वो पूछ सकता है, वरना अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाऊँ। According to our prudence concept, inventory should be recorded lower of cost और NRV, दोनों में से जो छोटा होगा आप उस पर कंसिडरेशन में लेके जाओगे, इस वजह से। और आपका कोई सवाल है तो पूछ लो, क्योंकि आपका ही माशाल्लाह इस पूरी क्लास में आपके ही क्वेश्चंस आते हैं। जल्दी से अगर कोई और भी है आपको। जी भाई क्लियर, क्योंकि आप इतने, ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ने वाले बच्चे हो, एक दो क्लासेस में आ जाते हो, बाकी क्लासेस में गायब रहते हो, और क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं कि मतलब मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं भी अटक जाता हूँ कि आपको जवाब कैसे दूं। गुड यार, माशाल्लाह, कीप इट अप। क्या नाम है आपका? हमजा फतानी ना? चलें भाई, बराबर वाले में आ जाए। इसके बाद खालिम सेल 3 टाइप्स ऑफ चेयर अबाउट हिज इन्वेंट्री 30 अप्रैल 2011। 5 मिनट्स दे रहा हूँ। इसका ई पार्ट मुझे निकाल के दिखा दें, जो बच्चे निकाल सकते हैं, फिर मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। ई पार्ट निकालना है, देखें कौन बच्चा निकाल सकता है। State the basis on which Khalim will value his inventory on 30 April 2011। इसमें क्या आंसर लिख सकते हैं आप? Inventory should be recorded lower of cost, lower of cost and NRV। NRV को पूरा लिखोगे, नेट रिलाइजेबल वैल्यू लिखोगे। क्लियर? कैलकुलेट द खालिम इन्वेंट्री। आपके पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, क्या ये 3 प्रोडक्ट्स बेचते हो, उनकी क्वांटिटी आपके पास दी हुई है, और आपके पास कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है। आप निकाल के देख लें। जी बेटा 2445 यानी टोटल प्राइस आप वैल्यू बता दें। ओके, मुझे इंडिविजुअल एक एक करके, जैसे फॉर 2445 आंसर सही है, पर जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाले, चले आप लोग कर ले, रुक जाए बाकी बच्चों को करने दें। मतलब फ्री के नंबर हैं, अगर आप चाहें तो आप नंबर गेन कर सकते हैं। 2445 मेजॉरिटी बच्चों का, जारा, हानिया, ईशल, वासिफ, ऐना, आप लोग को क्लियर मिले बच्चों? आंसर निकाला किसी ने? जी सर, सॉल्व हुआ हुआ है। अच्छा हुआ हुआ है, मगर आपको एक बार और क्लियर हो गया बेटा ये? जी सर। भाई मैं 825, हानिया आप 82 इंडिविजुअल बता रही हो मुझे या टोटल बता रही हो? 825 इंडिविजुअल। अच्छा हानिया, तीनों का इंडिविजुअल निकाल के टोटल मांगा है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। डन हो गया, निकाल लिया। भाई यहाँ देख सकते हैं आप, पहले वाले केस में आपकी कॉस्ट छोटी है, दूसरे वाले केस में सेलिंग प्राइस छोटा है, तीसरे वाले केस में तो 15 मल्टीप्लाई बाय 55 इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल टू। अच्छा एक चीज हम कर ले इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। अभी हमारा क्या है, मैं ईयरली सॉल्व करवाने के लिए सोच रहा हूँ। मतलब ये कि मतलब मैं खुद सॉल्व करूं और आप वीडियो में बैठे रहो, वो मसला नहीं है। मतलब मेरे लिए इफेक्टिव चीजें आप लोगों के लिए इफेक्टिव है या नहीं है मुझे नहीं पता। जैसे आप खुद करोगे सॉल्व वो ज्यादा अच्छा है। मैं प्लान कर रहा हूँ कि अगर वीकेंड में 1 आवर 45 मिनट में टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए मैं आपके साथ लिंक भेज दूं, और आप सब अपने घर बैठे रहें, या जिनको फिजिकली मेरे साथ आना है वो फिजिकल मेरे साथ बैठ जाएं, जिनको घर बैठ के बैठना है वो घर बैठ के देख लें, ताकि ईयरली का पता चल जाए। जैसे मैं मुसलसल देख रहा हूँ बच्चे जब ईयरली सॉल्व कर रहे हैं, तो कोई बच्ची पहला करती है, दूसरा बोलती है मैं नहीं कर रही हूँ, वो 5वें पे चली जाती है, 5वां करती है, 5वें के 2 पार्ट छोड़ देती है, फिर तीसरे पे आ जाती है। तो ये सबसे गलत तरीका है। या आप पीछे से शुरू करो या आप आगे से शुरू करो। जो आपको नहीं आ रहा पे ये जो चीज आपसे नहीं हो रही आप उसको जगह छोड़ दो, बट आप छोड़ोगे तो आखिर में आपका टाइम नहीं बचेगा और आपको याद नहीं रहेगा कि मैंने कौन सा पार्ट मिस किया है।
तो पूरा पहले क्वेश्चन कंप्लीट करो फिर आगे चलो। 20 मार्क्स के अंदर मैक्सिमम जो है आपके पास जैसे अगर सोल ट्रेडर पार्टनरशिप और इनका क्वेश्चन आ गया तो वो इतने पार्ट्स नहीं होते, मगर कोई अगर थ्योरी ऑफ डबल एंट्री सिंगल एंट्री इस तरह से रिलेटेड आ गया तो उसमें पार्ट्स होंगे। आपने थोड़ा सा अटेम्प्ट करना है। जैसे कल का एक क्वेश्चन कर रहा था, जैसे मैंने ईयर दिया था जिसमें बच्चियों से इंक्रीज इन पीएफडीडी या डिक्रीज इन पीएफडीडी नहीं निकला था। उसमें एक बात कही गई थी जो पीएफडीडी का जो रेट है वो कांस्टेंट है प्रीवियस ईयर का, तो वो उसके लिए मैथ्स थी और थोड़ी सी अकल थी जो आपको यूज करनी थी। ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड यहाँ तक बात क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम किसी को कोई डाउट? इसमें एक क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो? देखो जरा, आपके पास अगर इस क्वेश्चन की तरफ जाते हो तो यहाँ पर आपके पास लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर प्रिपेयर्ड फॉर वेन एंड ट्रेसी पार्टनरशिप्स में आया था, शोइंग अ प्रॉफिट 18,500 का मुझे प्रॉफिट शो हो रहा है। बोल रहा है कि इट वाज लेटर डिस्कवर्ड क्लोजिंग इन्वेंटरी वाज ओवर वैल्यू, क्लोजिंग इन्वेंटरी को ओवर वैल्यू कर दिया, यानी क्लोजिंग इन्वेंटरी को बढ़ा के लिख दिया। जब बढ़ा के लिखा होगा तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। मानते हो? अच्छा, स्टेट द बेसिस ऑन व्हिच इन्वेंटरी शुड बी वैल्यूड अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इन्वेंटरी शुड बी रिकॉर्डेड लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी इनफ। एक्सप्लेन व्हाई इन्वेंटरी शुड बी वैल्यूड ऑन दिस बेसिस, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारी कंडीशंस होती हैं आपके पास कि इन्वेंट्री को इस बेसिस पे आप क्यों रिकॉर्ड करोगे, किस तरह रिकॉर्ड करोगे। आप इसके वाले के आंसर के अंदर निकालने से पहले ई पार्ट पे आ जाओ कि उन्होंने बोला है कि कैलकुलेट द इफेक्ट ऑन वेन प्रॉफिट शेयर, यानी वेन के प्रॉफिट शेयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी आपके पास वेन के प्रॉफिट शेयर पे इस ओवर स्टेट की वजह से क्या फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब वेन का प्रॉफिट शेयर क्या होगा, जब आप करेक्ट करने जाओगे तो प्रॉफिट शेयर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मगर एक्सप्लेन व्हाई इन्वेंट्री शुड बी वैल्यू ऑन दिस, भाई अगर आप पहले पार्ट में तो लिख दिया कि भाई इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं एनआरवी पे या लोअर ऑफ कॉस्ट पे, दूसरे पार्ट में बोला एक्सप्लेन व्हाई 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 क्यों करते हैं। इस वजह से करते हैं कि प्रॉफिट ओवर स्टेट ना हो जाए, इस वजह से करते हैं कि नॉन करंट एसेट्स या एसेट्स आपके अंडर ओवर स्टेट ना हो जाए। अगर आप ये सब चीजों इस तरह करोगे तो आप प्रूडेंस के क्या चले जाओगे? अगेंस्ट चले जाओगे। तो अगर इसका प्रॉपर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो टू अवॉइड ओवर स्टेटिंग द प्रॉफिट, पहला पॉइंट। फिर इसके बाद ये भी लिख सकते हो टू अवॉइड ओवर स्टेटिंग द एसेट्स, और तीसरा टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। 3 पॉइंट्स कितने बोला था? एक्सप्लेन है, दो नंबर है तो 2 को 6 पॉइंट्स लिख के दे दो तो हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर अगर थोड़ा सा साथ देते हो, क्या मांगा है? प्रॉफिट शेयर। ये जून 11 पेपर 22 आईजीसीएसई है ना, आप लोगों के जो उसमें ये आया था। जब तक तो ओ लेवल्स में ये था ही नहीं, इतना फ्रिक्वेंट था भी नहीं और पूछा भी नहीं जाता था। भाई अगर मैं फॉर एग्जांपल इस तरह बोल दूं कि मेरी इन्वेंट्री क्या है, अच्छा इसमें जो था कि क्या कहते हैं प्रॉफिट शेयर, क्योंकि ये तो टॉपिकल बुक है, इसका जो प्रॉफिट शेयर था वो मेरे ख्याल से था 3:1, यानी इसका जो प्रॉफिट था लिख लो अपने पास, इसका 3 था 1:1, तो इसका मतलब जब आप सम करोगे तो कितना हो जाएगा? 3/4 और दूसरा 1/4। तो हमें क्या मांगा है कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ कितना था? 560 था। 560 ये तो टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू थी, मगर वैन का शेयर कितना था? 3/4। जरा 560 का 3/4 निकाल दो, कितना हो जाएगा? 560 का 3/4 निकाल दो, तो इसका मतलब वेन का प्रॉफिट कितने से डिक्रीज होगा? 420। शॉर्टकट तो ये भी था, इस तरह भी आंसर निकाल सकते थे, मगर मैं शॉर्टकट्स पे बिलीव नहीं करता। समटाइम्स काम आ जाते हैं, समटाइम्स काम नहीं आते। आपके पास अगर देखा जाए ओरिजिनल प्रॉफिट मेरा कितना था, यानी 18,500 मेरा प्रॉफिट था, तो 18,500 टोटल मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर था, उसको मल्टीप्लाई कर दो 3/4 से, तो आपको किसका शेयर मिल जाएगा? वेन का मिल जाएगा। कितना आएगा? 13,875। इसके बाद आपके पास जो न्यू प्रॉफिट जो आएगा वो कैसे आएगा? 18,500 था जिसमें इन्वेंट्री को ओवर स्टेट किया हुआ था, तो 18,500 में से 560 निकाल दो और फिर आप इसको कर लो 3/4, कितना आ रहा है? 13,455। सर आप इनका डिफरेंस ले लो, कितना बन रहा है? मेरे ख्याल से ये 420 बनेगा, तो इसका मतलब आपका जो वेन का जो प्रॉफिट शेयर है वो कितने से रिड्यूस हो गया? 420 से हो गया। आप ये वाली वर्किंग करना चाहो ये कर लो, ये वाली वर्किंग करना चाहो ये वाली कर लो।
अब ये वाले पार्ट में कॉमन सेंस नाम की चीज थी, इस वाले क्वेश्चन में बच्चे छोड़ के आ जाते हैं 1, 2 और मेरे ख्याल से नीचे वाला पार्ट मुझे याद नहीं है, वो भी लगभग 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का था। तो 4 मार्क्स इसके हो गए, 2 6 और एक ये 7 मार्क्स मैक्सिमम। अगर आ गया तो फ्री के नंबर देके जाएगा ये। अब आपके पास छोटी छोटी और चीजें बाकी हैं। अब जैसे मैं अब कल अब जितनी भी क्लासेस मेरी बाकी हैं, जैसे मैं डेप्रिसिएशन रिवाइज कराऊंगा, शुरू से बिल्कुल समझाऊंगा टॉपिक, जिसको पढ़ना हो वो पढ़ ले। एमपीओ रिवाइज करवाऊंगा, पहले एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दूंगा, एक्सप्लेनेशन के बाद फिर आगे फर्दर लेकर चलूंगा, तो फिर आपको ईयरली करने में और आसानी हो जाएगी। आप अभी भी आपके पास से वक्त नहीं निकला, डेप्रिसिएशन बहुत मजे का टॉपिक है और बहुत अलार्मिंग टॉपिक है, बहुत डरावना टॉपिक है, ए लेवल्स के बच्चों को समझ में नहीं आता। तो आपने जितना ज्यादा हो सके थोड़ा सा टाइम दे दीजिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ तक अगर आप में से किसी का कोई कंसर्न है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप देख लीजिए। ये आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन था। P1 की क्लासेस मैंने थोड़ी सी डिसकंटिन्यू कर दी है, वो इंशाल्लाह एक आध दिन में जैसे ही मुझे टाइम मिला मैं इफ्तार के फौरन बाद जो लेता था वो ले लूंगा आप लोगों की। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो।